अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्डिक आउटपुट क्या है हमारे पास, वीनस रिटर्न क्या है और ये दोनों रेगुलेट किस तरह होंगे। सो बेसिकली कार्डिक आउटपुट हमारे पास क्या है कि कार्डिक आउटपुट जितना भी, ये देखिए हमारे पास ब्लड है, ब्लड आया है कहाँ से, हमारे पास इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से जितना ब्लड आया है राइट एट्रियम, उस ब्लड ने पंप होना है राइट वेंट्रिकल और फिर वहाँ से जाएगा पल्मोनरी ट्रंक या जो सारे बेसिस है उनसे आपको पता है कि किस तरह ब्लड मूव होगा। ठीक है, सो बेसिकली जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना ब्लड जाएगा आयोटा में, ठीक है, आयोटा से जाकर फिर वो सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन बन जाएगा ना, तो जितना ब्लड कहाँ से आयोटा से जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज कार्डिक आउटपुट। सो बेसिकली वेनस रिटर्न क्या है, वेनस रिटर्न क्या है कि जितनी भी हमारे पास सिस्टेमिक वेन्स हैं, सिस्टेमिक वेन्स आपको पता है कि कौन सी हैं, थ्रू आउट वेन्स जो बॉडी में प्रेजेंट है एक्सेप्ट लंग्स, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिस्टेमिक वेन्स। सिस्टेमिक वेन्स जो है वो जितना ब्लड लेके आएगा राइट एट्रियम में, उतना ही ब्लड हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा आयोटा में। सो बेसिकली क्या होगा, नॉर्मल जब कंडीशन होती है उसमें कार्डिक आउटपुट और वेनस रिटर्न दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो आपको समझ लग गई होगी कि अब कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट क्या है और वेनस रिटर्न क्या है। अब हम इसको थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कार्डिक आउटपुट जो है इज द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड पम्प्ड इनटू द आयोटा ईच मिनट बाय हार्ट। ठीक है, ये भी पता है आपको कि ब्लड पम्प करेगा ईच मिनट बाय द हार्ट। ठीक है, आपको पता है कि एक बीट की हम बात नहीं कर रहे, कार्डिक आउटपुट जो है वो एक बीट की बात नहीं हो रहा, एक बीट की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि जितना एक मिनट में होगा। एक मिनट में आपको पता है कि कितनी बीट्स होती हैं, 72 बीट पर मिनट होती है। तो 72 बीट्स में जितना भी कार्डिक आउटपुट होगा, कार्डिक जो होगा आउटपुट, जितना भी ब्लड जाएगा आयोटा में, उसको हम क्या कहेंगे, कार्डिक आउटपुट। ठीक है, अब क्या है, दिस इज ओनली द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड दैट फ्लोज थ्रू द सर्कुलेशन। ठीक है, इसी ब्लड ने आगे सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना है। कार्डिक आउटपुट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर इन रिलेशन टू द सर्कुलेशन बिकॉज इट इज द सम ऑफ ऑल द ब्लड फ्लोज टू ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी। सो बेसिकली क्या है कि कार्डिक आउटपुट हमको कैसे मेजर कर सकते हैं कि जितने भी हम फॉर एग्जांपल वेन्स में डिस्कस करते हैं, जितने भी हम टिश्यूज़ में, जितना ब्लड टिश्यूज़ में जाएगा, अगर हम डिस्कस करते हैं कि आपको पता है कि जब हमारे पास टिश्यूज़ में हमारे नीड के अकॉर्डिंग ब्लड जाएगा, तो जितने भी हमारी बॉडीज़ में टिश्यू हैं, जिन जिन में ब्लड जा रहा है, जितने भी हमारे पास हेपेटिक टिश्यूज़ हैं, लिवर के टिश्यूज़ हैं, किडनी के टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, ब्रेन टिश्यूज़ हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं उन सबको हम मेजर कर ले तो हमारे पास क्या आएगा, कार्डिक आउटपुट आएगा। वेनस रिटर्न अब क्या है, दूसरी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, आप साथ साथ जो है इसको पॉइंट आउट भी करती जाए कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है और अनइम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास इसमें वाइवा का क्वेश्चन होता है ना, इसमें बेसिकली यही होता है कि मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को रिपीट किए जाते हैं फिर कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए। सो बेसिकली आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मार्क करते रहना है। ठीक है, अब इन दोनों को आप मार्क कर लें, इन दोनों को आप रट लें। और वेनस रिटर्न क्या है कि हमारे पास वेनस रिटर्न इज द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द वेन्स इनटू द राइट एट्रियम ईच मिनट। मैंने आपको बताया कि वेनस रिटर्न क्या है कि हमारे पास जितना भी इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा से जितना भी ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, वो हमारे पास क्या होगा, वेनस रिटर्न। द वेनस रिटर्न एंड द कार्डिक आउटपुट मस्ट equal each other except for the few heartbeats at a time when blood is temporarily stored or in removed from the heart and the lungs। ठीक है, नॉर्मल बेसिक कंडीशन में कार्डिक आउटपुट जब एक इंसान नॉर्मल है, ठीक है, अब आप नॉर्मल है, आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है हार्ट की, तो आपके में क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट जो वेनस रिटर्न है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा एक्सेप्ट फ्यू कंडीशंस। अब हम बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ फॉर कार्डिक आउटपुट एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्टिविटी। कार्डिक आउटपुट वेरीज विद लेवल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। जाहिर है कार्डिक आउटपुट चेंज होगा। आपको पता है कि हमारे पास क्या है, जब हमारे पास रेस्टिंग स्टेट होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास हार्ट जो है वो 72 बीट पर मिनट होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जैसे आप पता है एक्सरसाइज करते हैं, आपके स्केलेटल मसल को ज़्यादा ब्लड रिक्वायर होता है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होती हैं, तो क्या होता है कि आपके जितने भी मतलब आपकी बीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है। आपको पता है कि हार्ट रेट आपका इंक्रीज़ हो जाता है, बाज़ औक़ात वो 100 प्लस हो जाता है। 100 प्लस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मतलब ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल, मतलब ज़्यादा अमाउंट में नहीं आ रहा, बस ये है कि बार बार ब्लड आएगा। पहले 72 टाइम्स ब्लड आना था किस में, राइट एट्रियम में। ठीक है, अब 100 टाइम्स प्लस ब्लड आ रहा है, तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट ऑब्वियसली क्या होगा, वो ज़्यादा होगा।
ठीक है। द फॉलोइंग फैक्टर अमंग ऑफ द बॉडी डायरेक्टली अफेक्ट कार्डिक आउटपुट को किस तरह अफेक्ट करते हैं। द बेसिक लेवल ऑफ द बॉडी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, बॉडी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। इन दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। वेदर द पर्सन इज एक्सरसाइजिंग, ठीक है, एक्सरसाइजिंग पर्सन है उसमें भी यही बात है कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, ठीक है, इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है। और द पर्सन एज के अकॉर्डिंग पर्सन, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक यंग और हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, अडल्ट है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें उसकी नीड्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, उसमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर हमारे पास हम किसी भी ओल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ओल्ड ह्यूमन की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास जो है फॉर ओल्ड ह्यूमन की बात करें तो उसमें ऑफ कोर्स हमारे पास जो है नीड्स कम होगी, हमारी तरह वो एक्सरसाइज तो नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा साइज़ ऑफ द बॉडी, साइज़ ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फैट सेल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ओबीज़ लोगों की बात करें तो ओबीज़ में क्या होता है कि फैट सेल्स जो होते हैं, ओबीज़ में हमारे पास फैट सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फैट सेल्स जब हमारे पास ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि उनको जाहिर है फैट सेल्स ने भी कुछ उनको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होंगे, तो जाहिर है फिर उनको भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रिक्वायर होंगे, हमारे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, तो हमारे पास क्या होगा, कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। For young healthy men, resting cardiac output average about 5.6 लीटर पर मिनट, ठीक है। कार्डिक आउटपुट कितना है, 5.6 लीटर पर मिनट। फॉर मैन द वैल्यू इज अबाउट 4.9 लीटर पर मिनट। आपको ये भी पता है कि जो ह्यूमंस में मेल आते हैं उनमें जो हमारे पास कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। जैसे आरबीसीज आपको पता है कि मेल्स में आरबीसीज ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली ब्लड ज़्यादा होगा उनकी, क्योंकि नीड्स इस तरह हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स इस तरह हैं, तो उसमें कार्डिक आउटपुट हमारे पास ज़्यादा होगा। आगे क्या बात की है, व्हेन वन consider the factor of the age as well, because it increases age, body activity and the mass of the sometimes skeleton muscle diminish the average cardiac output from resting adult in roundabout is often stated to the 5 लीटर। मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये सारी कार्डिक आउटपुट, अगर हमारे पास कार्डिक आउटपुट कब इंक्रीज होगा कि जब हमारे पास क्या है, बॉडी का साइज़ ज़्यादा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, या हमारे पास पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, इस तरह की कोई भी कंडीशन आ गई, तो हमारे पास जो एवरेज 5 लीटर पर मिनट है वो उससे ज़्यादा हो जाएगा, उससे ज़्यादा होके जितना मर्जी हो सकता है। अब कार्डिक इंडेक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेज अप्रॉक्सीमेटली इन प्रोपोर्शन टू द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द बॉडी। हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म के साइज़ पे डिपेंड करता है, साइज़ इट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कार्डिक आउटपुट। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं, कार्डिक इंडेक्स वही है, लेकिन कार्डिक इंडेक्स हमारे पास इस तरह होगा कि कार्डिक आउटपुट जो है उसको मतलब किस तरह हम करेंगे, उसका प्रोपोर्शन हो जाएगा साथ सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। देयरफॉर कार्डिक आउटपुट इज फ्रीक्वेंटली स्टेटेड इन टर्म ऑफ द कार्डिक इंडेक्स। कार्डिक आउटपुट को हम बाज़-औक़ात कार्डिक इंडेक्स भी कहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर कहते हैं, विच इज़ द कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट वही चीज़ है हमारे पास, लेकिन पर स्क्वेयर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। कार्डिक आउटपुट हमने पूरी सरफेस एरिया की बात की थी, लेकिन इसमें हम किस तरह की बात करेंगे, पर स्क्वेयर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। तो ऐसा पर स्क्वेयर मीटर, आपने ये बात याद रखनी है, पर स्क्वेयर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। द एवरेज ह्यूमन whose weight 70 kilogram have a body surface area of the 1.7 kilo square meter, which means that the normal average cardiac index for the adult is 3 liter per minute per meter square. So basically हम कार्डिक आउटपुट इसमें किस तरह निकालेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉडी ब्लड ले रहे हैं, हमारे पास एवरेज कितना है ब्लड, 5 लीटर ब्लड है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे स्क्वेयर एरिया से। स्क्वेयर एरिया नॉर्मल उन्होंने बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1.7, तो 5 लीटर को अगर आप 1.7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नॉर्मल आ जाएगा 3 लीटर। तो नॉर्मल कार्डिक इंडेक्स क्या है हमारे पास, 3 लीटर पर मिनट पर स्क्वेयर मीटर। ये भी हो गया। आगे हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ द एज ऑन द कार्डिक आउटपुट, ठीक है। बेसिकली इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें बस यही है कि इसमें बस उन्होंने क्या बताया हुआ है, हम थोड़े से और भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या है कि द कार्डिक आउटपुट्स इंडेक्स रिजिड टू अ लेवल ग्रेटर दैन, मतलब कार्डिक इंडेक्स जो है बेसिकली कार्डिक इंडेक्स और कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है, तो कार्डिक जो है ह्यूमन फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं क्योंकि उन्होंने वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, तो उनमें हमारे पास कार्डिक इंडेक्स नॉर्मल क्या है 4 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। और जो दूसरा हमारे पास जब हम मतलब 80 की एज में पहुंच जाते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, तो क्या हो जाता है हमारे पास कार्डिक इंडेक्स क्या हो जाता है 2.4 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर, ठीक है। ये इन्होंने बात की है। आगे हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल ऑफ द कार्डिक आउटपुट बाय वेन्स रिटर्न द फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म हमारे पास क्या है कि जितना हमारे पास ब्लड आएगा उतना ही हमारे पास ब्लड जाएगा, यानी कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू द वेनस रिटर्न इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है।
ये है हमारे पास फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, ठीक है। कार्डिक आउटपुट जो है वो कंट्रोल ऑफ कार्डिक आउटपुट बाय वेनस रिटर्न, द फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। कार्डिक आउटपुट के ऊपर वेनस रिटर्न का क्या इफेक्ट है, ठीक है, क्या है। व्हेन वन स्टेट द कार्डिक आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय द वेनस रिटर्न, दिस मीन दैट इट इज नॉट द हार्ट इटसेल्फ दैट इज नॉर्मली द प्राइमरी कंट्रोलर ऑफ द कार्डिक आउटपुट के सिर्फ और सिर्फ वेनस रिटर्न ही कंट्रोल नहीं करेगा, दूसरी एक्टिविटीज़ भी कार्डिक आउटपुट को क्या कर सकती हैं, वह कार्डिक आउटपुट को। आगे हम डिस्कस करते हैं कि आगे जाके हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कार्डिक आउटपुट को क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी। इंस्टेड इट इज़ वेरियस फैक्टर ऑफ द पेरिफेरल सर्कुलेशन दैट अफेक्ट फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम द वेन्स कॉल्ड वेनस रिटर्न दैट आर द प्राइमरी कंट्रोलर हमारे पास क्या है कार्डिक आउटपुट का, वेनस रिटर्न, ठीक है। इसमें हमारे पास पेरिफेरल सर्कुलेशन हमारे पास कौन सी है, आपको पता है कि जो हमारे पास जितनी भी बॉडीज़ में सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन है वेन्स की, उसको ही बेसिकली पेरिफेरल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे उन्होंने क्या है कि हमारे पास द मेन रीज़न पेरिफेरल फैक्टर आर यूजली सो इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग द कार्डिक आउटपुट इज दैट द हार्ट हैज़ एबिलिटी इन मैकेनिज्म दैट normally allows it to pump automatically whether amount of blood that flows into the right atrium from the vein. This mechanism called as Frank Starling mechanism. Frank Starling mechanism इन्होंने क्या कहा है, देखिए ये वही बात है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल फैक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास पेरिफेरल फैक्टर है। पेरिफेरल फैक्टर क्या है, पेरिफेरल फैक्टर फॉर एग्जांपल हमारे पास वेन्स है, पेरिफेरल की जो वेन्स है उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास पेरिफेरल फैक्टर। रेजिस्टेंस हमारे पास सबसे पहले पेरिफेरल फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेन्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कार्डिक आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, वेनस रिटर्न पे, और वेनस रिटर्न आगे से किस पे डिपेंड करती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। इसको हम फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म कहेंगे। Basically, this last state that when increased quantity of the blood flow into the heart, right atrium में blood ज़्यादा आ रहा है, this increased blood stretches the wall of the heart। यहाँ पर ज़्यादा blood आएगा तो basically heart जो है वो ज़्यादा force से contract करेगा। हार्ट की वॉल्स ने ज़्यादा फोर्स से कंट्रैक्ट करना, हार्ट की वॉल्स ज़्यादा फोर्स से कंट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा कि ज़्यादा फोर्स से जब ब्लड कंट्रैक्ट होगा तो ज़्यादा ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड किस में जाएगा, एओर्टा में, ठीक है। तो इस तरह फिर वो एओर्टा में आगे जाके मतलब विदाउट एनी डिले वो सारी सर्कुलेशन बॉडी में होगी। ये है हमारे पास फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, ठीक है। बार बार वही घिसी पिटी बात है कि वेनस रिटर्न, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू द वेनस रिटर्न। कार्डिक आउटपुट जो है वो बेसिकली उसका प्राइमरी कंट्रोलर क्या है, वेनस रिटर्न है। Another important factor discussed in the chapter 18 is that stretching the heart causes the heart to pump फास्टर, ठीक है। हमारे पास स्ट्रेचिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो हार्ट जो है वो पंप फास्ट करेगा, तो हमारे पास हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, दैट इज़ द स्ट्रेच ऑफ द साइनस नोड इन द वॉल ऑफ द राइट। एक दूसरी हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स। बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स क्या है, मैं आपको इधर एक थोड़ी सी एग्जांपल बता देती हूँ। इधर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगी तो आपको इजीली समझ आएगी। बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स क्या है हमारे पास, हम देखते हैं सबसे पहले बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स क्या है। बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट है, ठीक है। जब हमारे पास राइट एट्रियम में ब्लड आया है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा ब्लड आया है राइट एट्रियम में, तो हमारे पास ये राइट एट्रियम की जो वॉल्स हैं इन्होंने ज़्यादा ज़ोर से कंट्रैक्ट करना है। जब ये ज़्यादा ज़ोर से कंट्रैक्ट होगी तो इनकी वॉल्स में जो प्रेजेंट है ऐसे नोड, वो ऐसे नोड भी ज़्यादा ज़ोर से स्ट्रेच होगा। ज़्यादा ज़ोर से स्ट्रेच होगा तो वो ज़्यादा नर्व इम्पल्स जो है वो फायर करेगा। ज़्यादा नर्व इम्पल्स फायर करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इससे हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारे पास इससे कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये बात है बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स की। अब हम इसको इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। दिस इज अ स्ट्रेच ऑफ द साइनस नोड स्ट्रेच हुई वॉल्स ऑफ द राइट एट्रियम हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट और द रिदमिसिटी ऑफ द नोड टू इंक्रीज द हार्ट रेट इंक्रीज होगा एज मच एज। आपको पता है कि हार्ट रेट बेसिकली ऐसे नोड पे ही डिपेंड कर रहा होता है। एज मच एज 10 to 15% हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, स्ट्रेचिंग एबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कंट्रैक्टिलिटी हार्ट की इंक्रीज़ होगी, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इन एडिशन द स्ट्रेच राइट एट्रियम इनिशिएट वेरियस रिफ्लेक्स, इस सब को हम क्या कहेंगे, बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि डायग्रामेटिकली आप ना फ्लो चार्ट में बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स को बताएं। फ्लो चार्ट में आप ये बताएंगे कि हमारे पास सबसे पहले वेनस रिटर्न इंक्रीज़ हुआ, जब वेनस रिटर्न इंक्रीज़ हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, कार्डिक राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा है, राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा आने की वजह से राइट एट्रियम की वॉल्स ने ज़्यादा ज़ोर से स्ट्रेच किया, ज़्यादा ज़ोर से स्ट्रेच करने की वजह से हमारे पास ऐसे नोड ज़्यादा स्ट्रेच हुए, ऐसे नोड स्ट्रेच हुए तो हमारे पास नर्व इम्पल्स जनरेट हुई और फिर वो पूरी की पूरी क्या कहेंगे, राइट एट्रियम में मूव करेगी। ये बात है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अंडर मोस्ट नॉर्मल अनस्ट्रेस कंडीशन द कार्डिक आउटपुट इज कंट्रोल्ड
मेनली बाय द पेरिफेरल फैक्टर दैट डिटरमाइंस वेनस रिटर्न, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में पेरिफेरल फैक्टर ही डिटरमाइन करते हैं। पेरिफेरल फैक्टर हमने डिस्कस किया था टोटल पेरिफेरल फैक्टर। टोटल पेरिफेरल फैक्टर क्या है कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसने इसको कंट्रोल करना है। हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वेनस रिटर्न जो है वो ज़्यादा होगा, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगी तो वेनस रिटर्न हमारे पास कम हो जाएगा। However, will be discussed later in the chapter, ठीक है। ये बात हो गई। आगे हम ये देखें, यहाँ पे ना मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। हमने डिस्कस किया था ये वाली जो डायग्राम है, कार्डिक आउटपुट किसके इक्वल है, टोटल टिश्यूज़ ब्लड। अगर हम कोई हमें कहे कि कार्डिक आउटपुट निकाल के दिखाओ तो आपने कहना है कि जितने भी टिश्यूज़ में ब्लड फ्लो हो रहे हैं ना, हम उन सब की कैलकुलेशन कर लें, आपके पास कार्डिक आउटपुट खुद ही आ जाएगा। देखिए इस तरह हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम से ब्लड आया लंग्स से, फिर वो कहाँ गया, लेफ्ट हार्ट से, और फिर वो हमारे पास पूरी बॉडी लेफ्ट एट्रियम से आयोटा से, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में गया। ब्रेन में गया 40%, हार्ट में गया 4%, सफ्लैनिक वेन में गया 27%, किडनीज में गया 22%, मसल्स इनएक्टिव स्टेट में है 15%, और स्किन और अदर टिश्यू में क्या 18%। फॉर एग्जांपल अगर मसल्स एक्टिव हो जाएं तो हमारे पास, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किन 2 ऑर्गन्स में, इन सारे ऑर्गन्स में से कौन से 2 ऐसे ऑर्गन्स होंगे जिनमें हमारे पास क्या होगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और दूसरों में कम हो जाएगा। 2 ऑर्गन्स आपने बताने हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कार्डिक आउटपुट इज द सम ऑफ द ऑल टिश्यूज ब्लड फ्लो। हमने ये देख लिया कि कार्डिक आउटपुट जो है वो सारी सम ऑफ द टिश्यू ब्लड फ्लो है, ठीक है। अब जो है टिश्यू मेटाबॉलिज्म रेगुलेट मोस्ट लोकल ब्लड फ्लो, ठीक है। टिश्यू मेटाबॉलिज्म ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं रिक्वायर हैं वो ही आगे से डिसाइड करेंगे कि हमने वेजोडाइलेशन करवानी है अपनी टिश्यूज़ के करीब जो हमारे पास कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, या उनकी हमने वेजोडाइलेशन करवानी है या वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है। बेसिकली क्या लिखा है, द वेनस रिटर्न टू द हार्ट इज द सम ऑफ द ऑल लोकल ब्लड फ्लो टू द इंडिविजुअल टिश्यू सेगमेंट ऑफ द पेरिफेरल सर्कुलेशन, ठीक है। ये बात डिस्कस कर ली। देयरफॉर इट फ्लोज एट द कार्डिक आउटपुट रेगुलेशन इज द सम ऑफ ऑल द लोकल टिश्यू रेगुलेशन। कार्डिक आउटपुट किसके इक्वल है, सम ऑफ द ऑल टिश्यू लोकल ब्लड फ्लो, ठीक है। ये बात उन्होंने बार बार डिस्कस की हुई है। द मैकेनिज्म ऑफ द लोकल ब्लड फ्लो वर डिस्कस इन द चैप्टर 15। इन मोस्ट टिश्यू ब्लड फ्लो इंक्रीज मेनली इन द प्रोपोर्शन टू द ईच टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ब्लड फॉर एग्जाम्पल ब्लड ज़्यादा कब होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा कब होगा, जब हमारे पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी। For intense local blood flow almost always increases when the tissue consumption कब इंक्रीज होगी, जब हमारे पास क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन में हमारे पास टिश्यू कंजप्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज में ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा हो रही होती है तो हमें ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए होता है। द फिक्ट इज डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ द एक्सर्टेड, नोट दैट एट ईच इंक्रीज द लेवल ऑफ द वर्क आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज कंजप्शन एंड द कार्डिक आउटपुट इन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इस डायग्राम में उन्होंने हमें क्या दिखा हुआ है, देखें इस डायग्राम में हमारे पास वर्क आउटपुट ड्यूरिंग वर्क हमारे पास बढ़ता जा रहा है, और दूसरी जगह हमारे पास क्या होगा, कार्डिक आउटपुट की क्या बनता जाएगा, ये हमारे पास वर्क आउटपुट है। वर्क आउटपुट ये देखें इंक्रीज़ हो रहा है, इस तरह देखिए वर्क आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है ना, और ऑक्सीजन कंजप्शन ये ब्लू वाला, ये ऑक्सीजन भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये उन्होंने हमें बताया है। आगे क्या है, टू समराइज द कार्डिक आउटपुट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ ऑल टिश्यू फैक्टर्स टू द बॉडी दैट कंट्रोल लोकल ब्लड फ्लो। ऑल द लोकल ब्लड फ्लोज एस्टिमेट टू द फॉर्म द वेनस रिटर्न, जितने भी लोकल ब्लड फ्लो था उसने बाद में क्या जाके बन जाता है, वेनस रिटर्न बन के दोबारा ब्लड में डीऑक्सीजेटेड फॉर्म में राइट एट्रियम में चला जाना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कार्डिक आउटपुट वेरीज इनवर्सली विद द शॉर्टर पेरिफेरल सिस्टम व्हेन द एट्रियल प्रेशर इज अनचेंज्ड। इसमें क्या बात की है, एक हमारे पास जो फॉर एग्जांपल एक ना हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू द एटीरियल प्रेशर, सॉरी था हमारे पास मीन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू द कार्डिक आउटपुट, मतलब मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या है, अगर हम बात करें इसमें उन्होंने, अगर हम इसको इन्वर्स ले जाएं इस वाली इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, अगर हम कार्डिक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात करें, कार्डिक आउटपुट को हम इधर ही रहने दें और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल चलें आपको समझ तो लग गया ना, अब मैं ना आपको इधर बता देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये है हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू द CO,
मल्टीप्लाई बाय TPR। कार्डिक आउटपुट मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर हम इस TPR को, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इधर ले जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय द TPR। तो अब आप बताएं कि कार्डिक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है कार्डिक आउटपुट का और TPR का। बेसिकली उन्होंने ना इस वाले पैराग्राफ में इसको ही डिटेल में इसको घसीट के वही बात बताई हुई है, लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। क्या है कि हमारे पे इज रिपीटेड हियर टू इलस्ट्रेट एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन द कार्डिक आउटपुट कंट्रोल, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन लॉन्ग टर्म कार्डिक आउटपुट लेवल्स वेरीज रेसिप्रोकली विद द चेंज इन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डिक आउटपुट जो है वो इसका इन्वर्स रिलेशन है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से, ठीक है। दैट व्हेन अ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज एग्जैक्ट नॉर्मल एट द 100% मार्क इन द फिगर, द कार्डिक आउटपुट इज नॉर्मल, ठीक है। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी नॉर्मल होगा तो कार्डिक आउटपुट भी नॉर्मल होगा, ठीक है, उन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। Thus, when the peripheral resistance increases above normal, ठीक है, peripheral resistance ज़्यादा इंक्रीज होगा तो कार्डिक आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। कन्वर्सली when the total peripheral resistance जो डिक्रीज होगी तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है। कार्डिक आउटपुट, आर्टिकुलर प्रेशर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। इस डायग्राम में हम क्या देख लेते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और दूसरा हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, आर्टीरियर प्रेशर और कार्डिक आउटपुट, ठीक है। अब ये क्या है कि हमारे पास ये हमारे पास एक नॉर्मल है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से 100%, यानी एक हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में क्या है कि इस वाली कंडीशन में हमारे पास क्या इंक्रीज़ हो रहा है। इस वाली कंडीशन में देखें, इस वाली कंडीशन में हमारे पास जो है बेरी ये कंडीशन है, AV शंट्स है, हाइपर थायराइडिज्म है और एनीमिया है, ठीक है। इन वाली कंडीशन में हमारे पास क्या इंक्रीज़ हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि इन वाली कंडीशन में हमारे पास क्या है, कार्डिक आउटपुट जो है वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है। देखिए 40 है, इस वाले में बेरी में 40 है तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है। इसमें वाले AV शंट में 60 है, इसमें 80 है, तो इस सब में हमारे पास कार्डिक आउटपुट क्या है, हमारे पास कम कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है। नॉर्मल में देखिए ये नॉर्मल 100% है, इसमें हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी 100 है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी 100 है। अब जैसे जैसे हम ऑनवर्ड मूव करते जाएंगे तो हमारे पास 120, 140 एंड 180 हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास इंक्रीज़ होता जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट क्या है, कम होता जा रहा है, ठीक है। यही हमारे पास एक डायग्राम है, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाइवा में पूछी जाती है। तो इतनी मतलब ये कंडीशंस के नाम लेके इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन इसका रिलेशन पूछा जाता है कि बताएं कि कार्डिक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या है, द हार्ट हैज़ अ लिमिट फॉर कार्डिक आउटपुट दैट इट कैन अचीव, ठीक है। हार्ट की भी एक लिमिट है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट है जिसमें कार्डिक आउटपुट का भी, ठीक है, 5 लीटर पर मिनट है। इससे ज़्यादा तो 6 लीटर पर, ज़्यादा से ज़्यादा ना, फॉर एग्जांपल 5 to 7 लीटर पर मिनट होता है फिजियोलॉजिकल। इससे ज़्यादा 13, अगर फॉर एग्जांपल 13 हो जाए तो वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल तो नहीं ना। इस तरह कार्डिक आउटपुट की भी एक लिमिट है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या है, दे आर द डेफिनेट लिमिट टू द अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट हैव ब्लड। एक अमाउंट है, मतलब एक हमारे पास अप्रोप्रिएट अमाउंट है जो हार्ट जो पंप कर सकता है। इससे ज़्यादा इससे कम, इससे ज़्यादा तो पंप नहीं कर सकता, इससे कम पंप कर सकता है, लेकिन वो भी हमारे पास आगे से मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन आएगी, कम होगा। तो जिस कव में ये कार्डिक आउटपुट हमारे पास एक्सप्रेस होगा वो क्या होगा, हमारे पास कार्डिक आउटपुट कव। अब क्या लिखा है यहाँ पे, अब हम इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास उन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है, इसमें फॉर एग्जांपल इन्होंने डिस्कस किया हुआ है हमारे पास, जल्दी जल्दी देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड द नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कर्व शोइंग दैट द कार्डिक आउटपुट पर ईच मिनट एट द लेवल ऑफ द राइट एट्रियल प्रेशर। देख लें हम फिगर 20.5 नॉर्मली देख लेते हैं। इसमें फिगर 20.5 ये वाली हमारे पास फिगर 20.5 है। इन्होंने हमारे पास क्या डिस्कस किया हुआ है, देखिए ये हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर, ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट। राइट एट्रियल प्रेशर पता है कि आपको नॉर्मली क्या होता है, 0, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल हमारे पास कितनी कार्डिक आउटपुट है, 13, ठीक है। 13 कार्डिक आउटपुट है हमारे पास नॉर्मल, मतलब 13 कार्डिक आउटपुट हो सकता है हमारे पास अगर हम हार्ट को किसी भी किस्म की एक्टिविटी ना दें, ठीक है। किसी भी किस्म के एक्टिविटी मतलब इस तरह के, अगर हम हार्ट में किसी भी किस्म की कोई भी सिस्टम एक्टिवेट ना करें तो 13 लीटर पर मिनट हो सकता है, ठीक है। अब हम
हाइपर इफेक्टिव है कि मतलब जो हार्ट जो है वो ज़्यादा पंप कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास हाइपो इफेक्टिव जिसमें हमारे पास हार्ट जो है वो ज़्यादा कम पंप कर रहा है। देखें प्रेशर यही है और पंप क्या है 10 से भी कम है, ऑलमोस्ट 7 है। पहले ये 7 है, फिर ये तकरीबन 5 है, 5 लीटर पंप कर रहा है, ये 7 लीटर पंप कर रहा है, ठीक है। इस तरह ये सारी कंडीशन है जो नॉर्मल से ज़्यादा है, इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है। अब क्या है कि दिस इज़ वन टाइप ऑफ द, ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट फंक्शन कर्व था। नोट एट द प्लेट्यू लेवल ऑफ दिस कार्डिक आउटपुट कर्व इज़ अबाउट 13 लीटर पर मिनट। प्लेट्यू कर्व ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट्यू कर्व है, ठीक है। कर्व प्लेट्यू ये वाला कर्व है, इसका मतलब ये है कि अब आप जितना मर्जी ब्लड इंक्रीज़ करते जाएंगे, ब्लड वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से आपके पास एडीमा हो सकता है, लेकिन आपके पास कार्डिक आउटपुट किसी भी सिचुएशन में इंक्रीज़ नहीं होगा। आप 13 लीटर के बाद एडीमा होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ नहीं होगा। इसमें ये हमारे पास कह रहे हैं प्लेट्यू का ये मतलब है, ठीक है। एडीमा बेसिकली अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एडीमा कैसे कैसे होगा। बस आप ये याद रख लें कि इसमें एडीमा होगा, अब किसी भी किस्म का कार्डिक आउटपुट नहीं इंक्रीज़ होना। 13 लीटर पर मिनट विच इज 2.5 टाइम्स द कार्डिक आउटपुट ऑफ द अबाउट 5 लीटर, ठीक है। कार्डिक आउटपुट नॉर्मल हमारे पास जो होता है वो 5 लीटर होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा ब्लड जो है वो हमारा हार्ट है वो 13 लीटर पंप कर सकता है किसी भी किस्म की अपनी बॉडी में सिस्टम को एक्टिवेट किए बगैर। मतलब देखें हमारे हार्ट के अंदर कितनी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो 13 लीटर पर मिनट पंप ब्लड कर सकता है। दिस मीन दैट नॉर्मल हार्ट फंक्शनिंग विदाउट एनी स्पेशल स्टिमुलेशन कैन पंप अ वेनस रिटर्न अप टू 2.5 ही बनता है ना, ठीक है। 5 का अगर हम डबल करें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 10, और अगर 0.5 हो तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा 12.5, ऑलमोस्ट 13। तो इस तरह कह रहे हैं कि हमारे पास 13 लीटर 2.5 टाइम्स जो है वो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। द नॉर्मल वेनस रिटर्न बिफोर द हार्ट पम्प्स बिफोर लिमिटिंग इज द कंट्रोल ऑफ द, ठीक है। ये भी एक लिमिटिंग कंडीशन है, इससे ज़्यादा 13 लीटर से ज़्यादा ब्लड पंप नहीं करता। Normal are the cardiac output curve for the heart that are pumping normally. The uppermost curves are the hyper effective curve. हाइपर इफेक्टिव कर्व हमने अभी अभी देखे कि कौन से कर्व हैं कि जिसमें ब्लड ज़्यादा पंप कर रहा है, हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है, और हाइपर इफेक्टिव जिसमें ब्लड जो है वो 13 लीटर से कम पंप कर रहा है ब्लड, ठीक है। अब फैक्टर डेट कॉज अ हाइपर इफेक्टिव हार्ट, हाइपर इफेक्टिव का हार्ट हमारे पास जिसमें ब्लड ज़्यादा पंप करेगा, हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, वो हमारे पास हाइपर इफेक्टिव हार्ट है। हाइपर इफेक्टिव हार्ट बेसिकली हमारे पास कब अचीव होंगे, जब हमारे पास नर्वस स्टिमुलेशन हो जाएगी। नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास हाइपर इफेक्टिव कर्व, नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास हाइपर इफेक्टिव हार्ट हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट मसल की वजह से, यानी जो हार्ट के जो मसल्स हैं वो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इनके साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, हार्ट जो है वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गली पंप करेगा। नर्वस स्टिमुलेशन, नर्वस एक्साइटेशन कैन इंक्रीज हार्ट पंपिंग। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है कि इन चैप्टर वी हैव डिस्कस, आपको पता है कि सिंपैथेटिक जो है उसमें सिंपैथेटिक हमारे पास हार्ट रेट को यानी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो पंपिंग इफेक्टिवनेस ऑफ हार्ट को डिक्रीज करता है। इट ग्रेटली इंक्रीज द सिंपैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। यंग आपको पता है कि बीट्स में ऑलमोस्ट जो होता है 180 to 200 बीट्स पर मिनट हो जाता है, मतलब 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। एंड इट कॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट, इसके अलावा कंट्रैक्टाइल एबिलिटी भी हार्ट की इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा क्या है, कंबाइनिंग दिस टू अफेक्ट मैक्सिमल नर्वस एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट कैन रेज द प्लेट्यू लेवल ऑफ द कार्डिक आउटपुट टू ऑलमोस्ट ट्वाइस द प्लेट्यू ऑफ द नॉर्मल इज शोन एज 25 लीटर पर मिनट, ठीक है। इसमें हमारे पास ये अगर हमारे पास जब हाइपर इफेक्टिवनेस किस तरह होगी कि हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनिशिएट हो गई है, ठीक है। उसमें हम आपने देखा है कि हाइपर इफेक्टिव ये प्लेट्यू 25 तक आ रहा है, ठीक है। पहले हमारे पास 13 था ये नॉर्मल, अब ये हमारे पास कितना आ रहा है 25। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि अब कितने टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। अब दूसरी बात है कि हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी के मसल का जो है ना वो साइज़, मसल में जो सेल्स प्रेजेंट उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। बेसिकली हाइपरट्रॉफी कब होता है कि जब हमारे पास वर्क लोड इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि हार्ट हमारे पास हाइपरट्रॉफी, हार्ट के ऊपर आप वर्क लोड ज़्यादा कर रहे हो। हार्ट को जिस इंसान के ऊपर आप उसकी बिसात से ज़्यादा काम डालते हैं तो वो कुछ वक्त के लिए तो कंपनसेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड उसका क्या होता है कि वो जो है वो इंसान की जो पहले काम करने की एबिलिटी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें यही है कि हमारे पास हार्ट जो के ऊपर हम उसके बिसात से ज़्यादा काम डाल रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा, हार्ट की एंड पे हमारे पास डेथ हो जाएगी। इसमें कुछ वक्त हार्ट कंपनसेट करेगा, फिर एंड क्या होगा कि हमारे पास कार्डिक फेलियर होगा। द लॉन्ग टर्म इंक्रीज वर्कलोड अब किस तरह इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल है,
ठीक है। अब ये है हमारे पास आयोटा, ये हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास आयोटा है। लेफ़्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान आपको पता है कि आयोटिक वाल्व्स प्रेजेंट है। अब हमारे पास आयोटिक वाल्व में किसी भी किस्म की लेयंस हो गई हैं, लेयंस है मतलब ये मतलब इनके दरमियान वाल्व्स के दरमियान जो स्पेस है ना वो कम हो गई है, स्टेनोसिस हो गई है इनके दरमियान। तो अब जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल, अब ये ब्लड जो है वो इसमें कितना जा रहा है, थोड़ा जा रहा है ना, ठीक है, स्टेनोसिस हो गया। अब जो लेफ़्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं ना वो ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड किस में जाए, आयोटा में जाए, ठीक है। तो इस तरह ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल के जो मसल हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मतलब उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होगा, तो एज अ रिजल्ट उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। अब स्टेनोसिस हो गया तो अब ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है। अब आपको इस चीज़ से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या है कि डैमेज द हार्ट कॉज द हार्ट मसल टू इंक्रीज इन मसल एंड कंट्रैक्टाइल्स एंड स्ट्रेंथ इन द सम वे दैट द हैवी एक्सरसाइज कॉज स्केलेटल मसल टू हाइपरट्रॉफी, ठीक है। ये जो लोग जिम करते हैं ना तो इनमें भी मसल्स हाइपरट्रॉफी ही होती है कि उनके मसल्स का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फॉर इंटेंसिटी द कॉमन फॉर द हार्ट्स ऑफ द मैराथन रनर टू इंक्रीज इन द मास बाय 50 to 75%। जो मैराथन रनर्स होते हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास हार्ट रेट मैस जो होता है वो 50% इंक्रीज़ हो गया। और उसके अलावा दो जो therefore allow the heart to pump much greater than usual amount of cardiac output। अब जो है मैराथन आपको पता है कि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, उनके स्केलेटल मसल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट ऑफ में चाहिए होता है, तो उनका कार्डिक आउटपुट भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन उनका ये है कि उनका हर वक्त कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ ही रहता है। हमारे तो कार्डिक आउटपुट तब इंक्रीज़ होता है ना कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इनका नॉर्मली वैसे ही रहता है मतलब। इसके अलावा जो है कंबाइंस नर्वस एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट एंड हाइपरट्रोफी एज इन अकर्स मैराथन रनर्स में क्या होगा कि हमारे पास नर्वस एक्साइटेशन हो जाएगी। और जो इसके अलावा क्या होगा कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो इससे हमारे पास कार्डिक आउटपुट 2.5 टाइम्स जो लेवल्स इंक्रीज़ होगा। और इसके अलावा हम फैक्टर्स दैट कॉज द हाइपर इफेक्टिव हार्ट वो क्या है कि जिसमें हमारे पास जो हार्ट की एबिलिटी हो जाएगी पंप करने की ब्लड की वो कम हो जाएगी। इसमें क्या आएगा, इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर अगेंस्ट विच द हार्ट मस्ट पंप सच एज इन स्वेयर हाइपरटेंशन में हमारे पास इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर होगा, उसमें हमारे पास हाइपो इफेक्टिव हो जाएगा, यानी हार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपो इफेक्टिव हो जाएगा, कम ब्लड जो है वो पंप करेगा, ठीक है। अब इनहिबिशन ऑफ द नर्वस एक्साइटेशन को इनहिबिट करेंगे तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक जो है एक्टिवेट होगा, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास हार्ट रेट कम हो जाता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन डेट इफ नॉर्मल हार्ट रेट और रिदम हार्ट रेट बीट और बीट रिदम में भी कोई भी हमारे पास कंडीशन होगी, जैसे हमारे पास वेलुलर डिजीज़ हो जाता है, सेमिल्यूनर वेल्व्स की डिजीज़ हो जाती है, या एवी वेल्व्स की डिजीज़ हो जाती है, उसमें हमारे पास रिदम भी जो है वो चेंज हो जाता है और अदर कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास कोरोनरी ब्लॉकेज हो जाती है, उसमें भी हमारे पास ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, हार्ट इफेक्ट हो जाता है, वेलुलर डिजीज़ हो जाती है। इसके अलावा कंजाइनिटल हार्ट डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, बाय बर्न जो डिजीज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास मायोकार्डाइटिस हो जाता है, या कार्डिक हाइपोक्सिया हो जाता है। हमारे पास कार्डिक मसल को ही ऑक्सीजन कम मिलता है तो उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब दूसरी बात उन्होंने क्या की हुई है, रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द कंट्रोलिंग कार्डिक आउटपुट का नर्वस सिस्टम का कार्डिक आउटपुट भी क्या इफेक्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम मेंटेनिंग कार्डियक प्रेशर में पेरिफेरल ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड एंड द वेनस रिटर्न एंड कार्डिक आउटपुट में क्या कह रहे हैं, 20.6 फिगर में शो उन्होंने क्या किया हुआ है, शोज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन कार्डिक आउटपुट का विद एंड विदाउट फंक्शनिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बगैर और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ। द सॉलिड कर्व डिमोन्स्ट्रेट द अफेक्ट इन द डॉग ऑफ द इंटेंस डायलेशन, ठीक है, डाइनाइट्रोफिनोल डी है, नाइट्रोफिनोल से हमारे पास क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन। आपको पता है वेजो डायलेशन किसकी वजह से होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो है वो हार्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास वेजो डायलेशन है, उसको हमने डाइनाइट्रोफिनोल दी है। डाइनाइट्रोफिनोल जो बेसिकली क्या करेगा कि हमारे पास जो है कार्डिक आउटपुट को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास जो है वो कार्डिक आउटपुट कम होता है, तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली, जब हमारे पास हमारा कोई भी किस्म का नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन जैसे हमने डाइनाइट्रोफिनोल दी हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर कम हुआ, हमारी जो वेल्व, आपको पता है कि हमारे पास जितने भी आयोटा है या कैरोटिड है, इनमें हमारे पास वॉल्स हैं, जितने भी हमारे पास इनमें बैरिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। ये बैरिसेप्टर ने डिटेक्ट किया कि आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया, इन्होंने मैसेज सेंड किया वेजोमोटर सेंटर को, वेजोमोटर सेंटर
सेंटर ने क्या किया, अपनी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इनिशिएट किया, तो हमारे पास नॉर्मल कार्डिक आउटपुट है 5 लीटर, वो हमारे पास क्या हो गया, हमारे अपनी असल कंडीशन में आ गया। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास जो ये तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट था, ये हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर था। आर्टीरियल प्रेशर जो है ये भी आपको पता है कि डाइनाइट्रोफिनॉल देने की वजह से हमारे पास कम हो जाएगा, ये हमारे पास कम हुआ, लेकिन जैसे ही हमारे पास सिंपैथेटिक, हमारे पास यहाँ पे नर्वस स्टिमुलेशन कोई भी नहीं थी। ठीक है, जैसे ही हमने अपने नर्वस को स्टिमुलेशन एक्टिवेट की तो हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर और कार्डिक आउटपुट दोनों ही अपनी असल कंडीशन में आ गई। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको डायग्राम में बताई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप खुद पढ़ें तो आपको समझ ना आए। इसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम टू इंक्रीज द हार्ट प्रेशर ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंटेंस एक्टिविटी इन मेटाबॉलिज्म स्केलेटन मसल्स में जो एक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होगा, मसल्स जो आर्टीरियोल्स होंगे वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा चाहिए होगी, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, बेसिकली ना हमारे पास देखिए ये कैपिलरीज हैं और ये जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जब इन टिश्यू को ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है ना, तो ये अपने अंदर से कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं, सच एज एडिनोसिन या पोटेशियम या इस तरह के कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। तो ये केमिकल्स जो कैपिलरीज रिएक्ट करते हैं और इनको वेज़ोडाइलेट करवाते हैं, वेज़ोडाइलेट कराते हैं तो ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन इनको मिलेगा। ठीक है, अब हाउ द नर्वस स्टिमुलेशन इमीडिएटली क्या है, ऑब्वियसली दिस ग्रेटली डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन से पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और आर्टीरियल प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, द सेम ब्रेन एक्टिविटी देन सेंड मोटर सिग्नल टू द मसल्स एंड सिमुलेटेनियस इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑफ द ब्रेन टू एक्साइटेड कॉजिंग लार्ज वेन्स, वेन की कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास कार्डिक आउटपुट, हमारे पास आर्टरीज की बात की, हम आर्टरीज की बात करें ना, तो बेसिकली हमारे पास आर्टरीज में जब कंस्ट्रिक्शन होती है ना तो हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वेन्स की बात करें, वेन्स में हम कंस्ट्रिक्शन करवाएं ना तो हमारे पास वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। आपने ये बात जो है वो याद रखनी है, इस बात को मिक्स नहीं करना। ठीक है, अब वेन्स को भी हम क्या करेंगे, अब हमें कार्डिक आउटपुट ज़्यादा चाहिए ना एक्सरसाइज में, तो अब वेन्स को भी हम कंस्ट्रिक्ट करवाएंगे, ऑटोनॉमिक सिग्नल हमारे पास सेंड होगा तो हमारे पास जो हो गया होगा, वेन्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। कार्डिक आउटपुट जब वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज हुआ तो हमारे पास पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, हार्ट इंक्रीज हुआ तो हमारे पास एबिलिटी ऑफ पंपिंग जो है वो इंक्रीज होगा, कंट्रैक्टिलिटी हार्ट की इंक्रीज होगी तो हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमारे पास आर्टरी प्रेशर इंक्रीज होगा। देख लें ये सारी चीज़ें आपस में किस तरह इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, इस तरह है, कॉजिंग लार्ज वेन कंसिशन के हार्ट रेट एंड इनकेस कंडक्टिविटी ऑफ द वर्किंग टुगेदर आर्टीरियल प्रेशर को, फिर पहले जो आर्टीरियल प्रेशर कम हुआ था अभी आर्टीरियल प्रेशर अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया। ठीक है, ये सारी बात की है इन्होंने यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट मूव